एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आपका इस वीडियो में बहुत स्वागत है। मेरा नाम हितेशी है और आज हम इस वीडियो में रिसर्च प्रोसेस करेंगे। हम इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 का सोशल वर्क पार्ट कवर करते हैं। तो लेट मी टेक यू, पहले हम क्या क्या कर चुके हैं। हमने रिसर्च जाना, रिसर्च क्या होता है, कुक की जो एक्रोनिम दिया है कुक ने उसको जाना। हमने जाना कि कब रिसर्च फर्स्ट यूज़ किया गया, रिसर्च क्या है, रिसर्च क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स किए हमने रिसर्च के, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स की। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आज हम करेंगे रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के दिन हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रोसेस करने वाले हैं, जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू और डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसको हम डिटेल में करेंगे, पर एक बार प्रोसेस को गो थ्रू होते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिसर्च प्रोसेस शुरू होता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम से, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू, देन डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देन preparing of research design, determining sample design, collection of data, analysis of data, hypothesis testing, generalization and interpretation। ये point अलग अलग हो गया है, it's a single point, then preparation of a report। okay, तो शुरू करते हैं formulation of research problem से, ठीक है। A researcher must select the problem as per his interest। हम कुछ भी ऐसे नहीं लेंगे रिसर्च प्रॉब्लम, वही लेंगे जो हमें इंटरेस्ट करती है, अदरवाइज उसमें हम रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद स्टेट दी ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड। हम रिसर्च प्रॉब्लम में जो हमें ऑब्जेक्टिव्स अटेन करने हैं वो भी स्टेट करेंगे। उसके बाद वाइल सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम वन शुड रिमेंबर सब्जेक्ट शुड नॉट बी ओवरडन। जब हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट करें ना, हमें ध्यान रखना है कि ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो बहुत बार लोग कर चुके हैं, मतलब एग्जॉस्ट हो चुका है। उसके बाद कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स नहीं लेंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स होंगे वो ना ज़्यादा छोटे और ना ज़्यादा बड़े होंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग कॉस्ट शुड बी कंसिडर्ड। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं कनाडा पे रिसर्च करूँगी, कनाडा में जाके रिसर्च करूँगी, मेरा कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, टाइम बहुत बढ़ जाएगा। तो उतना ही हम एरिया लेंगे, उतना ही हम डिज़ाइन बनाएंगे जो हमारे लिए फिजिबल हो। ओके, सो दिस कम्स अंडर फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? जब लिटरेचर रिव्यू में हम क्या क्या रिव्यू करते हैं, आर्टिकल्स करते हैं रिव्यू, रिसर्च पेपर्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, थीसिस, डिसर्टेशंस एंड जर्नल्स। The procedure for reviewing literature covers searching the existing literature। हम क्या करते हैं, जो existing literature है उसको सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, उसके बाद उसको रिव्यू करते हैं एंड डेवलप अ थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। उससे हमें जो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मिलता है हम उसको डेवलप करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर रिव्यू आर एज फॉलोज। इट ब्रॉडन्स द नॉलेज ऑफ द रिसर्चर। अब हमने कोई टॉपिक शुरू किया है, हाँ उसको थोड़ा बहुत पता होगा, पर ऑलरेडी क्या उसके बारे में रिसर्च हो चुका है और उसके बारे में थोड़ा गहराई में जानने के लिए हमें आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स पढ़ने होंगे। उसके बाद जो रिसर्च है वो क्लैरिटी, लिटरेचर रिव्यू है वो क्लैरिटी लाता है, बेटर फोकस लाता है टू द रिसर्च प्रॉब्लम। हमें क्लियर हो जाता है कि ना एग्जैक्टली रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है जो हमें प्रॉब्लम लग रही है उसका सोल्यूशन ऑलरेडी निकल गया हो, तो हमें उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द रिसर्च मेथडोलॉजी। हमें कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, लिटरेचर रिव्यू से हमें उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं जब हम इतने सारी रिसर्चेस को पढ़ेंगे। उसके बाद इट हेल्प्स टू कंटेक्सचुअलाइज द फाइंडिंग्स। इट मीन्स हाउ वैल्यू एडिशन हैज़ बीन डन बाय द रिसर्चर टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो ऑलरेडी कितना कैसे वैल्यू एडिशन किया है हम उसके बारे में जान सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम अपना रिसर्च बना सकते हैं। उसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज़ मेड सो एज टू ड्रॉ एंड टेस्ट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। अभी हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक इंटेलिजेंट गेस है। ये कोई ये नहीं है कि हर रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाया ही जाएगा अदरवाइज रिसर्च नहीं होगी, ऐसा नहीं होता।
ये एक सिर्फ और सिर्फ गेस है। मुझे लगता है कि women आर लेस knowledgeable देन men, तो ये मैंने, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, सो ये मैंने एक ऐसे ही टेंटेटिव स्टेटमेंट ले लिया, कुछ जो मुझे लगता है, इट इज़ एन इंटेलिजेंट गेस, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं, थोड़ा लॉजिकल हो, और दैट इज़ एन इंटेलिजेंस गेस। हम समझ पा रहे हैं ना इस शब्द को। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस थ्रू दो इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये इम्पॉर्टेंट है पर ये नहीं है, कंपल्सरी नहीं है ये। A perfectly valid research can be conducted even without formulating any hypothesis. बिना hypothesis बनाए भी एक perfect research हो सकती है। So in general, formulation performs the following function. अभी अगर हम research hypothesis बनाते हैं ना, तो उससे हमें कुछ फ़ायदे होते हैं, तो वो ये फ़ायदे हैं। They bring focus, clarity, specificity इन द रिसर्च। स्पेसिफाई कर देता है, क्लियर कर देता है कि हमें क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढना है ना, थोड़ा फोकस मिल जाता है हमें। उसके बाद इट हेल्प्स इन मेकिंग सिंपल डिज़ाइन। हमारे पास अगर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है तो उससे हमें सैम्पल डिज़ाइन बनाना ईजी हो जाता है। दे मेक द स्टडी मोर ऑब्जेक्टिव, दे फैसिलिटेट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ थ्योरी। उसके बाद व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस, ये हम ऑलरेडी ऊपर की स्टेटमेंट में कर चुके हैं कि इट्स अ टेंटेटिव गेस और अ टेंटेटिव प्रोपोजिशन। उसके बाद द वैलिडिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज़ अननोन। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसका वो वैलिड है या नहीं वो हमें नहीं पता होता, उसको हम बाद में टेस्ट करते हैं। In most cases, formulating a hypothesis specifies the logical relationship between two variables. It must be generalizable. कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी जनरलाइजेबल एंड इट शुड बी सिंपल। अभी दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, सॉरी ये थोड़ा मिसमैनेज्ड है, पर जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक H1 और एक H0। ये H0 को ना हम H0 बोलते हैं, H1 को बोलते हैं हम रिसर्च हाइपोथेसिस या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमें इसको ट्रू प्रूव करना होता है। एक रिसर्च में ना हमें H1 को ट्रू प्रूव करना होता है। तो H1 इज़ रिसर्च हाइपोथेसिस या इसको ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और H0 या H0 को हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। अभी नल हाइपोथेसिस क्या है? इफ़ यू वांट टू कंपेयर मेथड्स A and B and if we proceed with an assumption that both methods are equally good, then it is termed as null hypothesis. null hypothesis क्या होता है? जिसमें नो वर्ड आ जाता है। अभी अगर इक्वली गुड है, दोनों ही मेथड्स इक्वली गुड हैं, देन दैट मीन्स दैट दीज टू मेथड हैज़ नो डिफरेंस। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि नल हाइपोथेसिस में नो वर्ड आता है। ओके, नो डिफरेंस। देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज A इज बेटर देन B, सो दैट इज एक ज़्यादा अच्छा है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस, सो दैट्स एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है इज़ द वन विच वी प्रूव। जब हम रिसर्च करते हैं तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम प्रूव करते हैं, और नल हाइपोथेसिस इज़ द वन विच वी वांट टू डिसअप्रूव। ओके, ये ना एक थोड़ा ये जुड़ गया है साथ में। ये फर्स्ट वाला जो छोटा टेबल है ये अलग है और नीचे वाला अलग है, तो ये मैंने, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आई पुट दिस इन टेलीग्राम चैनल। तो इसको लर्न करने का ना बहुत अच्छा तरीका है, और ये मैंने तलवीर सर की वीडियो से देखा था। ही इज़ बेस्ट एट रिसर्च एंड ऑफ कोर्स पेपर 1 एज वेल। तो देखो, मैंने H0 ऊपर लिखा है ट्रू और H0 फॉल्स। H0 रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट। अभी क्या होता है, जब H0 ट्रू है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जब ट्रू है और उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो टाइप 1 एरर है, ठीक है। और जब H0 फॉल्स है, अगर कोई फॉल्स है और हम उसको फेल टू रिजेक्ट, हम रिजेक्ट नहीं कर पाते, तो वो टाइप 2 एरर है। आप समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। जब H0, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, सही है, और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो कौन सा आता है? टाइप 1 एरर। इसको याद करने का तरीका है RR, तलवीर सर की वीडियो। अगर आप चाहें तो तलवीर सर को फॉलो कर सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड चैनल। सो ही सेज दैट राइट एंड रिजेक्ट, H0 राइट है और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो टाइप 1 एरर है।
और अगर एच नॉट फॉल्स है, अगर वो सही नहीं है और अगर हम उसको फेल्स टू रिजेक्ट, जब आर आर आ गया ना तो वो टाइप 1 एरर है, राइट एंड रिजेक्ट. जब फॉल्स है और हम उसको फेल टू रिजेक्ट है तो टाइप 2 एरर. तो इस तरह याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद बेसिस ऑफ कंपैरिजन. इसमें अगर हम देखें तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस को इसमें डिफाइन किया गया है. तो जो टाइप 1 एरर है वो फॉल्स पॉजिटिव इसका दूसरा नाम है, और टाइप 2 एरर का फॉल्स नेगेटिव. टाइप 1 एरर इज अ फॉल्स हिट एंड टाइप 2 एरर इज अ मिस. और टाइप 1 एरर को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं. आई होप आपको अल्फ़ा का साइन पता होगा. और टाइप 2 एरर को हम बीटा लेटर से डिनोट करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एरर टाइप 1 एरर है इक्वल्स टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड टाइप 2 एरर है इक्वल्स टू द पावर ऑफ टेस्ट. equals to the level of significance and equals to the power of test. Next is descriptive hypothesis. Descriptive hypothesis, it is formulated to describe the characteristics. For example, the present rate of unemployment in urban areas of India is 10%. जब describe आता है तो that is descriptive hypothesis. अभी रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या होगा, जिसमें दो में रिलेशन होएगा. सो दे इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल, द पेरेंट्स रिसाइडिंग इन अर्बन एरिया स्पेंड मोर मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. तो इसमें हमने दो चीज़ों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन किया. पेरेंट्स हु लिव इन अर्बन एरिया एंड मनी स्पेंड इन एजुकेशन. ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस. They guide about the cause and effect relationship between the two variables. For example, when salaries increase, the spending on food items also increase. जब सैलरी बढ़ेगी तो इसको हमने एक्सप्लेन इस तरह किया, तो स्पेंड जो हम फूड आइटम्स पे करें वो भी बढ़ जाएगा. एंड हाउएवर रिवर्स माइट नॉट बी ट्रू. सैलरीज घटेंगी तो एक्सपेंस फूड पर कम नहीं हो सकता. Okay, so next is directional and non-directional hypothesis. In studies relating to academic performance of boys and girls, the null hypothesis should state that boys and girls have equal performance level. The directional hypothesis may state that the boys or girls are more able. इसमें directional में क्या है, directional hypothesis क्या कहता है, जिसमें एक तरफ का जो कर्व होगा वो एक तरफ बेंड होगा. वो बेंड क्यों होगा, या तो लड़कियां या लड़के जो हैं उनका परफॉर्मेंस बेटर है. और जो नॉन डायरेक्शनल है, मतलब किधर भी कर्व ज़्यादा उस साइड नहीं है, एक साइड नहीं है, तो वो नॉन डायरेक्शनल हो गया, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव इक्वल परफॉर्मेंस लेवल. Okay, I hope I am able to explain you. If not, I'll be making another video on it. I know this is little tricky. Maybe you need another video and I'll make on that. Next is, it tends to be more specific about the outcome. The non-directional alternative would simply state that there is a gender difference. We have no idea whether boys or girls are more able, and only say that they are not the same. So that's it for today. हम आगे रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, सैम्पल डिज़ाइन करेंगे और इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में करेंगे, जिसमें विल कवर अ लॉट मोर. तो बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए. आई होप आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग. सजेशंस यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स. दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं जल्दी. बाय बाय.